आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको इससे बढ़ना होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को पेपर में बैठेंगे तो आपको याद नहीं रह जाता है। तो हम आपको नए हिसाब से मैथ के हिसाब से आपको जो पढ़ाएंगे आपको पेपर तक याद रहेगा। आप पेपर में बैठेंगे आपको 1 से 2 नंबर आपका 15 से 20 मिनट का ये वीडियो देकर जाएगा। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका एक भी मिनट ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए इस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, इसी समय आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, मगर आपका इसमें पेपर लगा हुआ है, इसलिए हम आपका समय न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन की हम पूरा देखते हैं। हर्षवर्धन पहले हम देखिए इन्हें 3 भाग में बांट कर देखेंगे। पहले हम इनका परिचय देंगे, इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या क्या किया है, इसके बाद हम देखेंगे इनकी कौन कौन सी पुस्तकें इनके समय में स्टार्ट की गई थी या लिखी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे राज्य विस्तार। हम पहले इस मैप का आपको एक बार सार दिखा देते हैं, आपको क्या है इस मैप में। थानेश्वर देखिए, अगर इसके पहले अगर आपने क्लास ले चुके हैं किसका, गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ आपको बताया गया है कि ये किसके कुशाण के सामंत थे। कौन, गुप्त वंश यानी समुद्रगुप्त। इस गुप्त 2 राजा थे, या घटोत्कच और श्रीगुप्त, इनको संस्थापक नहीं माना जाता है, ये कुषाण के सामंत थे। इसके पहले शव थे। जब कुषाणों का यानी पतन हो रहा था उस समय गुप्त वंश का उदय हो रहा था। इसी तरह वर्धन वंश की स्थापना कैसे होता है, इस समय गुप्तों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है और वर्धन वंश की स्थापना हो रही है। तो वर्धन वंश की स्थापना किस तरफ होता है, ये भारत का मैप हो गया, ये हो गया आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, क्या हो गया, और ये पूर्व हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण। तो वर्धन वंश की स्थापना किस तरफ होता है, भारत के पश्चिम में होता है। यहाँ आपका थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। यहीं पर इनका ये अपना पहली स्थापना यहीं पर ये करते हैं। पुष्यभूति वर्धन इसकी स्थापना करते हैं। इस समय हुंड की, इस समय जब इनका उदय हो रहा था, इसी समय पश्चिम एशिया के सेंट्रल देश हैं वहाँ से क्या हो रहा था, हुंडू का इस समय आक्रमण हो रहा था। तो पुष्यभूति वंश ने इन हुंडू को यहाँ पर रोका। अच्छा, सेंट्रल एशिया कौन कौन से अगर हम देखें देश हैं तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियाई देश हैं। आपको इसे याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर कभी कल पूछ भी देता है निम्न में से कौन सा सेंट्रल एशियाई देश नहीं है। तो इस सेंट्रल रिलेशन आपके सिलेबस में है भी। तो देखिए यहाँ पर यहाँ थानेश्वर है, यहाँ हरियाणा में, और कन्नौज यहाँ हरियाणा में ये पुष्यभूति वंश वर्धन वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ कन्नौज देखिए, ये क्या है, कन्नौज के राजा कौन है, ग्रह वर्मन, ये मौखली वंश के हैं, ग्रह वर्मन। यहाँ पर देखिए मालवा, ये क्या है, एमपी मालवा में पड़ता है। यहाँ के राजा कौन है, देवगुप्त। अब हम देखेंगे यहाँ कामरूप, ये पूछा जाता है उस समय कामरूप किस स्टेट को कहा जाता था या कहा जाता है, तो कामरूप असम को कहा जाता था उस समय। ये आपका है मैप। अब हम इसी मैप के थ्रू हम पूरा देख लेंगे क्या, हर्षवर्धन। और यहाँ पर ये चालुक्य, दक्षिण भारत में देखेंगे चालुक्य वंश। कौन, चालुक्य वंश। पुलकेशी द्वितीय। आप प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो, 15 से 20 मिनट में आपको पूरा हर्षवर्धन समझ में आ जाएगा। ये चालुक्य वंश क्या है, दक्षिण भारत के राजा हैं। अब ये मैप आप एक बार, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए संस्थापक, क्या, संस्थापक इनका अभी क्या हो रहा है, परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। हम इनके पार्ट बाय पार्ट में आपको तोड़कर बताएंगे। संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वर्धन। कौन, पुष्यभूति वर्धन। कौन, पुष्यभूति वर्धन इनके संस्थापक है, और इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख शासक कौन है, सबसे प्रमुख शासक हर्षवर्धन के पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। ये इनके प्रमुख शासक के रूप में हर्षवर्धन के पहले यही माने जाते थे। कौन, प्रभाकर वर्धन। इनके 3 पुत्र हैं, कौन कौन से, एक हैं राजवर्धन, इनके बड़े पुत्र राजवर्धन। इसके बाद हर्षवर्धन, और कौन है, राजश्री। कौन है, राजश्री। इनकी क्या है, पुत्री है, ये इनकी बेटी है, राजश्री। अब प्रभाकर वर्धन, इनकी बेटी राजवर्धन, अपनी बेटी के ये शादी कहाँ कर देते हैं, कन्नौज के राजा कौन है, ग्रह वर्मन की शादी किससे हो जाती है, राजश्री से हो जाती है। अब इनकी शादी के बाद कुछ समय बीतता है, इनका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, किसका, प्रभाकर वर्धन।
उसके बाद यहाँ प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बनता है, वर्धन वंश का। तो इनका बड़ा पुत्र कौन है, बड़ा पुत्र राजवर्धन राजा बनता है। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं मैप में, कन्नौज का राजा कौन है, ग्रहवर्मन। और इसका विवाद, ग्रहवर्मन का विवाद मालवा के राजा देवगुप्त से इनके शादी के पहले ही से चल रहा था। ग्रहवर्मन पर अब ग्रह छा जाता है। अब देवगुप्त क्या करता है, ग्रहवर्मन को मार देता है। कौन, मालवा के राजा देवगुप्त ग्रहवर्मन को मार देते हैं। अब इस समय ये देवगुप्त ग्रहवर्मन को मारने के बाद इनकी पत्नी राजश्री, जो कि राजवर्धन की क्या है, सिस्टर हैं, तो इनको मार देता है और इनको बंदी बना लेता है। कौन, देवगुप्त बंदी बना लेता है किनको, राजश्री को बंदी बना लेता है। ये डबल गलती कर जाता है। कौन, देवगुप्त। पहला तो इनके जीजा को मार देता है ग्रहवर्मन को, उसके बाद इनकी बहन राजश्री को कौन, ये देवगुप्त बंदी बना लेता है। अब राजवर्धन का गुस्सा 7वें स्थान पर होता है, क्योंकि इनकी जीजा, उसके बाद इनकी बहन को बंदी बना लेता है ये कौन, देवगुप्त। अब राजवर्धन देवगुप्त को भी आता है, इनका फाइल निपटा देता है, यानी इनको मार देता है। अब इनके मारने के बाद यहाँ बैठा है शशांक, कहाँ, बंगाल में। ये है बंगाल, आपका बंगाल। यहाँ बैठा शशांक कहता है कि हम भी कुछ करते हैं। इसका मित्र था कौन, शशांक, देवगुप्त का मित्र शशांक है। अब शशांक से रह नहीं जाता, ये भी चला जाता है राजवर्धन को मारने, और राजवर्धन का फाइल निपटा देता है ये भी। अब राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए क्या यहाँ कैसी स्थिति बनती है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की मात्र अवस्था में है। इनके पिता की मृत्यु, इनके जीजा की मृत्यु, ग्रहवर्मन, इनकी बहन बंदी है यानी इनके पास नहीं है, और इनके बड़े भाई की मृत्यु। अब हर्षवर्धन के पास इतना बड़ा साम्राज्य है, 16 वर्ष की मात्र अवस्था में इतना, सोचिए इस समय क्या स्थिति उनके सामने बनी होगी। कैसे कहा जाता है कि सच में कहा गया है कि जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाए हों, उनसे पहाड़ जैसे मंजिल कभी चढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए इस अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में आप क्या कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप हाई स्कूल में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हाई स्कूल में आपको कोई गद्दी पर बैठा दिया जाए और आपके आगे यहाँ बंगाल का शासक कौन है, बंगाल का शासक शशांक है, गौड़ वंश का, ये बैठा है आपसे युद्ध करने के लिए। आप क्या मंजर बन रहा होगा। मगर इस चुनौती को कौन स्वीकार करता है, हर्षवर्धन। देखिए जीवन में समस्याओं का आना इज ए आर्ट ऑफ लाइफ, और समस्याओं को चीरते हुए निकल जाना या गुजर जाना आज इज ए आर्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने की यही कला है, यही सच्चाई है। आप जीवन से घबराइए नहीं। अगर एक पेपर नहीं निकलता है, दूसरा पेपर नहीं निकलता, से घबराइए नहीं, क्यों, एक समस्या आएंगी उससे आप उबर जाएंगे। ये कंटिन्यूटी नहीं होता, ये क्षण भर के लिए होता है। जैसा कि बौद्ध में पढ़ाए हैं 3 दर्शन उन्हें बताया है, कौन, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद और ये क्षणिकवाद, यानी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो इन सब से आपको ज्ञान लेना चाहिए, इसे समझना चाहिए, ये सब इतिहास में हो चुकी हैं चीज़ें। तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कौन, 6 ईस्वी में इन्होंने, इस समय 16 वर्ष की अवस्था में थे हर्षवर्धन, इन्होंने राजगद्दी को संभाला और इन्होंने क्या किया, शशांक से युद्ध के लिए चुनौती दिया, और चुनौती देते हुए इन्होंने शशांक की मृत्यु कर देते हैं, क्या, शशांक को मार देते हैं। अब हर्षवर्धन, इनकी बहन शशांक इनकी बहन को नहीं रखा था, इनकी बहन भाग गई थी। तो इन्होंने हर्षवर्धन आतिश दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक से अपनी बहन को ढूंढते हैं, और जब तक इनकी बहन नहीं मिलती थी उसके पहले यह कभी गद्दी पर नहीं बैठे थे, अपनी बहन के लिए इस गद्दी को रखे हुए थे। जब इनकी बहन मिल जाती है तो अपने इस गद्दी पर अपनी बहन को बैठाते हैं, तब तक के लिए गद्दी है और इस गद्दी पर नहीं बैठे थे। अब इनकी जब बहन मिल जाती है तो इसके बाद ये अपना क्या करते हैं, राजधानी पहले इनकी क्या थी, थानेश्वर से राजधानी ये कहाँ लाते हैं, कन्नौज। कहाँ पर, कन्नौज, जहाँ इनकी शादी हुई थी, किसकी, राजश्री की, जहाँ शादी हुई थी, कन्नौज में इनकी शादी, ये राजधानी अपना लाते हैं, राजधानी। और इनकी सांस्कृतिक राजधानी क्या बन जाती है, मथुरा बन जाती है, क्या, मथुरा इनकी सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी बन जाती है। अब ये अपना राजधानी चेंज कर लेते हैं। अब ये शिलादित्य की उपाधि धारण करते हैं, कब, जब ये शशांक को मारते हैं। शिलादित्य की उपाधि किसकी, शिलादित्य उपाधि धारण करते हैं।
इन्होंने मथुरा को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। ये व्यापार का केंद्र बाद में बन जाता है कौन? मथुरा। थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? कन्नौज ले आते हैं। शिलादित्य की इन्होंने उपाधि धारण किया। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोई हिंदू यानी अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। इसके बाद देखिए आते हैं, आपको अगर देखा जाए तो अकबर आते हैं। इसके बाद वो औरंगजेब बताओ तो हिंदू मुस्लिम मारकाट यही करता रहता है। अकबर ही आता है जो कि सब धर्म को समान भाव देता है, यानी सबको समान कोई भेदभाव नहीं करता था, वो अकबर था। यहाँ पर ये अंतिम हिंदू राजा के रूप में देखा जाता है। बौद्ध, इन्होंने पांचवी बौद्ध संगति इन्होंने ह्वेन सांग के देख रेख में करवाया। इसके पहले इन्होंने हर 5 वर्ष पर प्रयाग संगम में ये महामोक्ष परिषद की क्या करवाते थे? अध्यक्षता करवाते थे, यानी हर 5 वर्ष पर संगम प्रयाग करवाते थे। इसके अध्यक्ष एक बार 6वें वर्ष पर ह्वेन सांग को बना देते हैं, जिससे कि वहाँ के पंडितों द्वारा बड़ा विरोध क्या किया गया? दर्ज कराया गया। देखिए अगर ये राजा है, राजा के लिए ये देखते हैं लोग कि हमारे फेवर में, यानी उनके फेवर में कितने लोग हैं, इनके अनफेवर में, यानी इनका विरोध क्यों नहीं करते हैं। तो 10% या 15%, जैसे कि अग्निवीर अभी योजना आया था, एक आया केंद्र में, तो वो 10% लोग विरोध किया उससे सरकार अपनी ये वापस ले लेगा, नहीं लेगा। वो देखता है कि 10% लोग ही सड़क पर आए हैं, क्या 90% लोग हमारे सपोर्ट में है। इस तरह से वो लोग इतना जल्दी अपने निर्णय को नहीं चेंज करते हैं। ह्वेन सांग को बनाते, जिसका उन्होंने विरोध सभी पंडितों ने विरोध दर्ज करा था। अब देखिए इतना होता क्या है, थानेश्वर को राजधानी बनाता है, मथुरा सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। शिलादित्य की क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट होते हैं ये। और हर 5 वर्ष, कितने? हर 5 ईयर क्या करते हैं? प्रयाग संगम महामोक्ष परिषद की क्या करवाते हैं? आयोजन कराते हैं। और एक बार इन्होंने क्या करवाया? कन्नौज में किसके? ह्वेन सांग की देख रेख में क्या करवा? क्या करवा? 5वीं बौद्ध संगति करवाया। कौन? यही हर्षवर्धन ने। अब हम इनके बारे में देखेंगे, इनके राज्य, ये अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद इनका राज्य क्षेत्र देखेंगे, अपना राज्य कहाँ कहाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये जाते हैं कहाँ? कश्मीर। ये सोचते हैं अब हम कुछ तूफानी करते हैं। क्या तूफानी करते हैं? क्योंकि ये कन्नौज अपना राजधानी चेंज करते हुए सांस्कृतिक राजधानी का मथुरा बन चुका है। शिलादित्य की उपाधि अंतिम हिंदू सम्राट, हर 5 वर्षों संगम करवाते थे। और ह्वेन सांग से कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति करवा चुके हैं। अब ये तूफानी करने के लिए आते हैं कहाँ? कश्मीर में। मगर कश्मीर में क्या इनका चल पाता है? ये नहीं जीत पाते हैं, यहाँ से हार जाते हैं। जब इनका उत्तर भारत नहीं चला तो इन्होंने सोचा अब हम यहाँ क्या करते हैं? दक्षिण भारत में कुछ करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर चालुक्य वंश का कौन है? पुलकेशी द्वितीय। यहाँ आने से पहले इनको बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। क्या? पहले विंध्य पर्वत है, फिर क्या है? नर्मदा नदी है, और फिर क्या है? सतपुड़ा पर्वत। इनके सैनिक यहाँ आते आते यहाँ पहले थके हैं, फिर यहाँ थक गए, यहाँ थके। तीनों जगह 3 प्रकार की इनको मार पड़ती है, 3 प्रकार से थकते हैं। पुलकेशी द्वितीय यही मौका देकर हर्षवर्धन के सैनिकों पर हमला कर देता है। यहाँ हर्षवर्धन हार जाता है, फिर यहाँ से चला जाता है। यही एक समय था जब समुद्रगुप्त 3 समुद्रों का, उनका ऐसा कहा जाता है पुराणों में, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, अरब का, हिंद महासागर का और बंगाल की खाड़ी का। मगर यही हर्षवर्धन है कि वो कश्मीर भी नहीं जीत पाता है और यहाँ दक्षिण भारत में भी असफलता उसको मिलती है। हम यहाँ नोट करते हैं क्या? ये कश्मीर हार जाता है। क्या? कश्मीर हार जाता है और दक्षिण भारत को भी हार जाता है। क्या? दक्षिण भारत पुलकेशी द्वितीय क्या हरा देता है। और इसके बाद ये इनका 2 अभियान चला था, जब ये सक्सेस नहीं होता यहाँ से ही छोड़ देता है। अब हम इसके बाद देखेंगे इनकी पुस्तक। क्या? पुस्तक यानी कौन कौन से स्रोत हैं? पुस्तक। हर्षवर्धन स्वयं क्या था? साहित्यकार था। इन्होंने 3 पुस्तक की रचना की। कौन कौन से? एक है रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिका, और एक है नागानंद। क्या है? नागानंद। इसके बाद आते हैं बाणभट्ट से प्रश्न आपका आने का प्रबल संभावना है। यही एक प्रश्न ही इनका फेवरेट है हर्षवर्धन से। क्या है? इनके बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखा। कौन कौन से? एक है कादम्बरी और एक है हर्षचरित्र। तो इनकी एक कादम्बरी जो पुस्तक है बहुत बार पूछा गया है।
बाण भट्ट, इनकी पुस्तक कादम्बरी, कादम्बरी ये बहुत बार पूछा गया है। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र इनकी एक पुस्तक है। इसके बाद आते हैं वेनसांग, क्या आते हैं? वेनसांग, वेनसांग इन्होंने लिखा है सी यू की, क्या? सी यू की। इनको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और इनको क्या कहा जाता है? नीति का पंडित, नीति का पंडित। और क्या कहा जाता है? ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े, कहाँ से? नालंदा, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से पढ़े और यहीं पर कुलपति भी हो गए। इस तरह से ह्वेनसांग के बारे में कहा जाता है। और ह्वेनसांग 5वीं बौद्ध संगीति करवाए और महामोच परिषद के एक बार अध्यक्ष भी बनाए गए, जो कि इनके बहुत हर्षवर्धन को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। अब इनकी ये हो गई। एक पुस्तक और है, कौन है? कल्हड़, कौन? कल्हड़। ये पुस्तक क्या लिखे हैं? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ठीक है। यहाँ से कश्मीर की जानकारी मिलती है, किसकी? कश्मीर की जानकारी यहाँ से मिलती है। और पुलकेशी द्वितीय, कौन? पुलकेशी द्वितीय लिखते हैं, एक अभिलेख लिखा है, कौन? एहोल, कौन? एहोल अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख। इस तरह से इनके क्या हो गए? स्रोत हो गए। पहले हमने क्या देखा? परिचय देखा। परिचय कैसे देखा हमने? वर्धन वंश की स्थापना कैसे हुआ? वर्धन वंश की स्थापना आपके मध्य एशिया से उस समय हिंदुओं का आक्रमण हो रहा था और गुप्त वंशों का क्या होता? पतन हो रहा था। उसी में समय पश्चिम भारत से वर्धन वंश की स्थापना होता है। वर्धन वंश की स्थापना कौन करते हैं? पुष्यभूति वर्धन करते हैं। इसके बाद प्रमुख शासक में कौन आते हैं? आपके प्रभाकर वर्धन होते हैं। उनके 3 पुत्र हैं, कौन है? हर्षवर्धन, राजश्री, राजवर्धन। इसके बाद देखते हैं कौन? राजश्री की शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से, जो कि कनौज का राजा होता है। और कनौज का राजा ग्रहवर्मन को झगड़ा किसे चला था? पहले से ही मालवा एमपी के राजा क्या थे? एमपी के राजा कौन थे? देवगुप्त, उनसे झगड़ा ही चला था। देवगुप्त आकर किसको मार देता है? ग्रहवर्मन को मार देता है। ग्रहवर्मन के मारने के बाद उनकी बहन कौन? राजवर्धन की, उनकी बहन को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। इसके बाद राजवर्धन देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त का मित्र पहले कौन था? शशांक था। शशांक आकर राजवर्धन को मार देता है। राजवर्धन के मारने के बाद हर्षवर्धन जब राजा बनता है, उसके बाद ये क्या करता है? आता है शशांक को मार देता है। इस तरह से होता है। फिर इसकी अपनी बहन को इन्हें आतिश नामक दिवाकर से बहुत भिक्षुक है, इनसे उनको ढूंढता है और उनको गद्दी पर बैठाता है। ये उनके संरक्षक में रहता है, राजा की सीट पर नहीं बैठता है। कौन? हर्षवर्धन। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ लिया है? कनौज लिया है। इनकी सांस्कृतिक राजधानी मथुरा बनी, जो कि व्यापार का केंद्र बन गया। इनके समय डाकुओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। किनके समय? हर्षवर्धन के समय डाकू बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी डाकुओं पर इन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाया। इसके बाद ये देखते हैं शिलादित्य की उपाधि धारण करते हैं। अंतिम हिंदू क्या होते हैं? राजा होते हैं और लास्ट होते हैं। इसके बाद कोई होता नहीं। इसके बाद देखा जाए तो अकबर ही होता है, जो सभी धर्मों को लेकर चलता है। औरंगजेब आता है, हिंदू मुस्लिम वही मारकाट रद्द करता है, मारकाट कर। इसके बाद हर 5 वर्ष पर क्या करवाता था? प्रयाग संगम करवाता था महामोच परिषद का। इसमें 6वें वर्ष ह्वेनसांग को जब बनाता है अध्यक्ष, तो इसमें इनको विरोध का प्रदर्शन विरोध किया गया था इनका। कनौज में ह्वेनसांग के देखरेख में 5वीं बौद्ध संगति कराई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर, इनके राज्य विस्तार के, किसके? हर्षवर्धन के। तो कश्मीर उत्तर भारत में जाता है। कश्मीर में इनको यानी हारना पड़ता है। उसके बाद खाली हाथ लौटते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में तूफानी करने के लिए आते हैं। क्या होता है? पुलकेशी द्वितीय इनको नर्मदा नदी के तट पर हरा देता है। इसके बाद हम पुस्तक आते हैं। इन्होंने 3 पुस्तक लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। इसके बाद बाण भट्ट की 2 पुस्तक हैं, एक प्रसिद्ध है कादम्बरी। ये तो पेपर में आपके बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बाण भट्ट कौन सी रचना की है? आपके साहित्य लिखे हैं कादम्बरी और एक हर्षचरित। इसके बाद हम देखते हैं ह्वेनसांग, सी.यू. की। इन्होंने क्या? इनको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े, यहीं पर कुलपति भी हो गए थे। कल्हड़ की पुस्तक एक राजतरंगी है, जो कि कश्मीर की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। इसके बाद पुलकेशी द्वितीय की एहोल अभिलेख इन्होंने लिखा। कौन? पुलकेशी द्वितीय। इस तरह से आपका अगर हम देखते हैं इनके प्रशासन में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था। एक आप समझ लिए, एक मंत्री हुआ करता था, उसे अमात्य कहा जाता था। और प्रांतों की क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। जैसे उपटिक या उसे राष्ट्रीय कहा जाता था। और एक
क्या स्वशासक कहा जाता था, जो होता था आपका महामात्र या महाराज, इससे कहा, ये प्रशासन के रूप में होता है। मगर आपका इसी स्लाइड से आपका कहीं ना कहीं पेपर आपके पेपर में टपक जाएगा प्रश्न, 1 नंबर आपके हम इसी स्लाइड से दिखाएंगे। जब आपका पेपर आएगा यही कहीं से आपके 1 नंबर आपका प्रश्न बन जाएगा। तो आप लोग सावधान रहिए, अगर इसे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ मेहनत लग रहा है कि अगर हम आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके फिर आगे की वीडियो आप देख सकते हैं, और आगे की क्लास आपका कंटिन्यू होता रहेगा। हम इसको कहे हैं, आपसे वादा किए हैं, एक बार नहीं, इसे हम 3 बार समाप्त करेंगे। यही नहीं, आप कमेंट में बताइएगा इसके बाद हम पहले पॉलिटी चालू करें या जियोग्राफी। हम जियोग्राफी आपको बहुत तगड़ा पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, मगर हम आपको इस तरह से रटवाएंगे जैसे आपका अगर सार्क देख देंगे तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरह से आपको रटाया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्लास के ही क्लास में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए। तो जय हिंद, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।